अस्सलाम वालेकुम सब लोग को, जिसने भी सलाम किया सब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हमारी इंटरमीडिएट क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट क्लास उन्हीं लोग को समझ में आएगी जो लोग ने बेसिक कंप्लीट करी हुई है। मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार सबको, है ना। ठीक है, ये इंटरमीडिएट वाली क्लास के हमने कुछ सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। तो हमने बिगिनर क्लास को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन लगाए हैं और तीनों दिन के अंदर हमने अच्छा खासा टाइम दिया है समझने के लिए। तो अगर आपने अगर अभी तक चैप्टर 1, 2 और 3 अच्छे से समझ के कंप्लीट नहीं किया है नोट्स बना के, तो आपको इंटरमीडिएट क्लास बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग से कि अगर किसी ने नहीं देखे होंगे क्लासेस तो ठीक है, अभी आप ज्वाइन हो गए हो तो समझने की कोशिश करो इंटरमीडिएट क्लास में क्या होने वाला है। और क्लास होने के बाद में बिगिनर लेवल एक बार पूरा अच्छे से देख लो, नोट्स बनाओ, क्योंकि कंटेंट बहुत है, नॉलेज इसमें बहुत है और आपको समझने के लिए फिर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक सिस्टमैटिक वे से मैंने ये क्लास डिजाइन करी थी। क्या कैसे सिस्टम था मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये जो चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस को देखना है, क्या उसके अंदर हमको देखना है, उसके बाद में उसके लिए माइंडसेट किस तरह से रखना है, और माइंडसेट के बाद में फिर हमने थर्ड लेवल पे कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है हमको, जिसके ऊपर पूरा कंपनी का फंडामेंटल डिपेंड है, उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और हमने क्विज भी लिए थे, तो जो लोग परसों के दिन एब्सेंट थे उन्होंने क्विज मिस कर दिए, और माशाल्लाह सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था उसके अंदर। ओवरऑल अपनी क्लास का 90% स्कोर आया था उसके अंदर। ठीक है, तो जिसने मिस कर दिया है अभी वो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट सेक्शन के अंदर वो क्विज डालने वाले हैं, तो आप वहां पर उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमने लास्ट में देखा था कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाता है, वो पढ़ा जाता है कंपनी का, कि कंपनी ने फायदा कितना किया और नुकसान कितना किया। और उसके बाद में बैलेंस शीट देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, और कैश फ्लो में क्या है। ये हम आज, कल और परसों 3 दिन में हम इसको देखने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने अच्छे से और जितने कम वक्त में मैं आपको समझा पाऊँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमने एनुअल रिपोर्ट समझ ली है तो इसके ऊपर ये इंटरमीडिएट क्लास पूरी है, और इंटरमीडिएट के क्लास के ऊपर एडवांस क्लास है। तो सब एक में से लिंक किया है मैंने। तो कोई भी एक लिंक आपकी नहीं कंप्लीट हुई है, चैन आपकी कंप्लीट नहीं है यहाँ तक के, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं कोई भी कंपनी का, तो उसके अंदर हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके साथ बैलेंस शीट और कैश फ्लो। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एसेट, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओके, सब उसमें रहता है बैलेंस शीट में। यानी क्रेडिटर्स यानी क्या है, जिसको देना है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आता है। डेटर्स यानी जो हमको पेमेंट आना है मार्केट से, समझो हम सेल कर रहे हैं, उनसे हमको पेमेंट आना है तो उसको डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, वो और बाकी फिक्स एसेट, करंट निखिल एसेट, भाई, फिर अपन क्या उसमें करते हैं, हाँ सब लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप उसके ऊपर हाँ हम डिस्कस करते हैं। तो
इजी होगा। तो हम मोटा मोटी मतलब ये 3 पॉइंट देखते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और बाकी हाँ, बहुत सारी चीजें होती कैश फ्लो, है हाँ ये समझना जरूरी है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसको बनाता हाँ, कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस को जो है अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है, और उसको फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बनाने वाला अलग है और पढ़ने वाला अलग हाँ है, राइट? हाँ हाँ हाँ। कंपनी में कैसा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट एक ही लेवल में है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डिग्री रहती है उसके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, वो शकील समझ। भाई, वो चार्टेड दोबारा से अकाउंटेंट बोलना, और कौन अकाउंटेंट। बनाता है? जी फैसल भाई क्या बोल रहे हैं? चार बैलेंस शीट वो बना चार। शकील भाई ने अभी भी बताया था समझो, वो प्रॉफिट एंड लॉस कौन चार्टर्ड बनाता है, वो अकाउंटेंट दोबारा बोलने के लिए सर। शकील भाई 1 मिनट, फैसल भाई कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए वो फैसल कैसा भाई। होता है, कम, कम, कंपनी का ट्रांजैक्शन जो होता है ना, वो अकाउंटेंट बना लेता है ना। ठीक है, यानी किसी कंपनी में बैलेंस शीट उसके अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में होते हैं, वो फाइनल करते हैं, और छोटी कंपनी रहती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइनल करके देते हैं बैलेंस शीट को। और कैश फ्लो कौन मेंटेन करता है? कैश फ्लो का इतना उसमें नहीं आता है, कैश फ्लो का इतना हमारे इसमें तो ज्यादा ये नहीं आता उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जजाकल्ला शकील भाई, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ चलेगा। तो देखो अभी हमको ये चीज समझने में मिली कि प्रॉफिट एंड लॉस शीट और बैलेंस शीट ये चीज अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से बनाई जाती है, और ये कंपनी बनाती है, और बनाने के बाद में वो उनके इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को बताती है। यहां तक हम समझे? तो यहाँ पर 2 लोग हैं, द मेकर, लिख लो, द मेकर एंड द यूजर। अभी मैं ये बताता हूँ, अभी मेकर में कौन आ गया? आपके शकील भाई आ गए मेकर के अंदर, यानी अकाउंटेंट, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको हम सीए बोलते हैं। ये हो गए मेकर। और यूजर कौन हो गए इसके? इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बनाएंगे अकाउंटेंट और सीए लोग, ये दोनों मिलके, और जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये कौन चेक करेगा? इसका मैं सवाल, ये सवाल का जवाब हमको शकील भाई ही बताएंगे। सीए ने और अकाउंटेंट ने जो बनाया है शकील भाई, तो वो सही है या गलत है? वो क्या चार्टर्ड है ना, एमडी के चेयरमैन बहुत आवाज कट रहता है, रही है, बहुत ज्यादा उसके आवाज साथ कट रही है मेल कर देता है। शकील भाई, बहुत ज्यादा वो आवाज। आवाज कट के हो रही है उधर से भी। एक मिनट, आपके पास ना शायद नेटवर्क वीक है शकील भाई, तो मेरी भी आवाज आपके पास में लेट आ रही है और आपकी भी आवाज हमारे पास लेट आ रही है। तो ठीक है, मैं आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं इसको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो जो भी अकाउंटेंट और सीए ने मिलके बनाया है वो वेरीफाई और अप्रूव कौन करता है, और उसकी मतलब वेरिफिकेशन कौन करता है? ऑडिटर। ये ऑडिटर्स जो होते हैं, इन्होंने अगर बोल दिया कि ये जो रिपोर्ट बनी है अकाउंटेंट और सीए के थ्रू, कौन सी रिपोर्ट? ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसके अंडर में ये सब चीजें आ रही है, ये ओके है, ये कौन बोलेगा? ऑडिटर। ठीक है, यहां तक समझा? अब ये रिपोर्ट बनकर रेडी हो गई, ये तीनों ने मिलकर रिपोर्ट बना दी कंपनी की, जो भी कंपनी ने साल भर प्रॉफिट लॉस किया है, बैलेंस शीट बना दी पूरी सही से। अब इसको एक्सेस कौन पड़ेगा करेगा? यूजर। तो इनके यूजर कौन है? इन्वेस्टर यानी आप और मैं, शेयर होल्डर।
ठीक है, तो दोनों का देखने का एंगल अलग अलग हो सकता है, जो बना रहा है उनका भी एंगल अलग है और जो पढ़ रहा है उनका भी एंगल अलग है। तो बनाने वाला बहुत डिटेल में जाके एक एक कैलकुलेशन करके सब चीजें फाइल के अंदर बनाता है कि ये चीज के अंदर ये चीज है तो इसका ये हिसाब है, ये इसका हिसाब है। तो हर चीज का माइन्यूट डिटेल अकाउंटेंट और सीए को पता रहता है। ये चीज ध्यान से समझो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो अकाउंटेंट, सीए और ऑडिटर को कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस शीट के अंदर क्या लिखा है, ये इन्हीं लोग को बहुत डिटेल में मालूम होता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट पढ़ते हैं तो हमको इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको वहां पर ऑडिटर की तरह, हमको वहां पर सीए की तरह वो रिपोर्ट को नहीं पढ़ना है। हमको वहां पर वो रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ना है। समझे ना यहाँ तक? इसको एकदम नॉर्मली पढ़ना है हमको, जैसा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम। और शकील भाई ने एक चीज ऐड की है, ये जो ऑडिटर लोग रहते हैं वो भी सीए का जॉब करे हुए लोग रहते हैं, तो इनको सब चीजें पता है। ठीक है, तो अभी यूजर और मेकर, अभी एक इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको पूछूं कि गूगल जो सर्च इंजन है, जो आप गूगल के ऊपर कुछ भी लिखते हो और गूगल आपको बता देता है कि इसके ये रिजल्ट है, आप क्या देख रहे हो? गूगल ने जो रिजल्ट आपके सामने लाकर दिए है वो रिजल्ट ही आप देख रहे हो। वो गूगल ने किस तरह से लाए हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या एल्गोरिदम लगा हुआ है और उसके पीछे कौन से कोड लगे हुए हैं, ये सब हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं? जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है सर्च करने के बाद में, सर्च करने के बाद में जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने, तो रिपोर्ट को भी हमको वैसी देखना है जिस तरह से हम रिजल्ट को देखते हैं। तो कैसा देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछ ले। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज है रेवेन्यू ऑफ कंपनी, जो कि 2 बार आती है। 2 तरीके की रिपोर्ट रेवेन्यू रहते हैं कंपनी के, एक क्वार्टरली है और एक ईयरली है। क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार आए के रिजल्ट की रिपोर्ट, और ईयरली यानी साल में एक बार की जो रिजल्ट आएंगे उसकी रिपोर्ट। और रेवेन्यू जो कमाया है कंपनी ने, वो रेवेन्यू कमाने के लिए कंपनी को कुछ चीज बनानी पड़ी होगी और उसको बेचनी भी पड़ी होगी। तो बनाने से लेकर तो बेचने तक जो भी कंपनी का खर्चा हुआ है उसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो भी कंपनी ने कमाया है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया है, ठीक है, और वो उनकी वैल्यू का डिप्रिसिएशन, ये वर्ड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे जाके। डिप्रिसिएशन, टैक्स तो मतलब आप समझते हो, यानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है कंपनी ने। और डिप्रिसिएशन यानी हर चीज की कीमत हर साल में कम होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू घटती है, तो वो उसका भी असर यहाँ पर गिरता है। तो हम उसको आगे डीपली समझेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लास्ट में समझेंगे अर्निंग पर शेयर। कंपनी के पास में कितने करोड़ शेयर्स हो गए, तो जितने करोड़ शेयर्स है हर शेयर के पीछे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। तो ये 4 चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से दिखता है वो हम विप्रो कंपनी का देखेंगे। गूगल के ऊपर मैं आया हूं और मैंने सर्च किया है
तो सर्च करते के साथ मुझे मनी कंट्रोल नाम की एक वेबसाइट दिख रही है, मैं उसके ऊपर ओके कर रहा हूँ और ओके करते के साथ में मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आए। तो रिजल्ट्स में मैं नीचे जाके देख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने कल पढ़ा था कि दो तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट कर पाऊँ। देखो, एक तो होती है स्टैंड अलोन रिपोर्ट, ठीक है, और दूसरी होती है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। तो फैसल भाई आप माइक ऑन करें और प्लीज बताएं कि स्टैंड अलोन रिपोर्ट क्या है और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। स्टैंड अलोन वो है कि कंपनी हर पार्ट के अलग अलग शीट बनाती है चेक करने के लिए हिसाब को, और कंसोलिडेशन वो है कि सब शीट को एक जगह तैयार करके जो रिजल्ट बनाती है उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है, एक कंट्री की रिपोर्ट अगर हम लेते हैं तो वो स्टैंड अलोन में आएगी, और बहुत सारी जी कंट्रीज रिपोर्ट एक ही कंपनी देंगे और उसको जमा करके देखेंगे, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कही जाएगी। करेक्ट, यही बताना चाह रहे हैं आप? जी जी सर। ओके, तो ये हमने समझा। ओके, जज़ाकल्लाह फैसल भाई, आप म्यूट कर ले। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। स्टैंड अलोन यानी कोई भी एक डिपार्टमेंट से या एक पार्ट से, कंपनी का कोई भी एक पार्ट, वो पार्ट बिजनेस भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, वो स्टैंड अलोन रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर दिख रही है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमको विप्रो की। अगर मैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड पे ओके कर देता हूँ तो मुझे ओवरऑल डेटा मिलेगा कंपनी का। मैंने कर दिया क्लिक। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था अभी हमारे शीट के ऊपर, सबसे पहली पॉइंट, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर देखिए आप, मार्च 2021 और यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है मार्च 2020। तो मैंने आपको ये चीज बता दिया था, इस साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो मार्च 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सब जगह पे मार्च 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 ही लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो 17 का मार्च नहीं, 31 मार्च तक का रिपोर्ट रहता है हर कंपनी का। तो यानी 12 महीने का रिपोर्ट है। ये देखो यहाँ पर ये 12 महीने लिखा हुआ है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ हमारी थ्योरी के हिसाब से, सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे रिवेन्यू। तो देखो पिछले साल का रिवेन्यू कंपनी का कितना है, 61,943 करोड़। कौन से कंपनी का? विप्रो का लास्ट ईयर का रेवेन्यू है 61,943 करोड़। उसके पहले साल कितना था? 61,000 था। यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब करोड़ में रहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मेंशन किया है इन करोड़, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं करोड़ में है या लाख में है या मिलियन में है। तो ये पिछले साल का रेवेन्यू था 61,900 करोड़। उसके पहले था 61,023 करोड़। उसके पहले था 58,584 करोड़, 54,000, 55,000। तो यानी हम अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें, यानी कंपनी का धंधा देखें विप्रो कंपनी का, तो सालाना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो ये कंपनी का सालाना धंधा बढ़ रहा है। तो हमको सबसे पहले कंपनी में, कोई भी कंपनी की हमको एनालिसिस करना है तो हमको जाके यही देखना है कि पिछले 5-10 साल में कंपनी का धंधा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जो कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम वो कंपनी को फंडामेंटली गुड बोलेंगे या बैड बोलेंगे? गुड बोलेंगे। बोलेंगे सर। गुड बोलेंगे, है ना, क्योंकि कंपनी हर साल धंधा कमा रही है, तो वो धंधा बढ़ा रही है, तो कंपनी अच्छे ट्रैक पे चल रही है। इतनी बात समझिए आपको। ये मैंने लिया था कंसोलिडेटेड, यानी सबका मिलाकर। तो हमने देखिए पिछले साल एक मोटा माटी अगर मैं पकड़ लूँ इसको, तो 62,000 करोड़, उसके पहले 61,000 करोड़, यानी 1,000 करोड़ का धंधा कंपनी ने एक साल में बढ़ा लिया।
अगर इसको स्टैंड अलोन करके देखते हैं हम, देखो यहाँ पर ये स्टैंड अलोन है, तो यहाँ पर देखो अभी क्या आएगा, देखो कितना आया, 62,000 की जगह पे कितना आया, 50,000, और उसके पहले यहाँ पर था 61, तो कितना आया, 50,000 ही आया। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या एनालिसिस किया कि कंपनी का स्टैंड अलोन बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कंपनी के कंसोलिडेटेड यानी सब मिलाकर देखा जाए तो वहां पर ग्रोथ दिख रही है हमको। तो हमको फिर आपका एक सवाल माइंड में अगर आया हो तो मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूँ। हमको सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखनी है, ठीक है, हमको इतना बारकाई में नहीं जाना है, हमको सिर्फ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखनी है। तो ये रिवेन्यू वाला पार्ट आपको समझ में आया, कुछ डाउट्स है क्या इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने देखा कि धंधा कितना किया कंपनी ने पूरा एक साल में। जी पूछिए फैज भाई। सर ये कितने साल का देखना है ना रिवेन्यू? बेहतर है कि आप कुछ 5-10 साल का देख लो कंपनी का धंधा, हमारे समझ में आ जाएगी कंपनी पिछले कुछ 5-10 साल में किस तरह काम कर रही है ना? किसमें एक 54,000 भी ना, 54,54,430 क्या बोल रहे हो? थोड़ा बीच में ये हाँ 2 हाँ, नंबर पर है ना एक। हाँ जी। देखो हाँ, आपका जो सवाल है कि यहाँ पर 17 में 55,000 था और 18 में 54,400 हुआ, जी जी। कम हुआ, बराबर ना? हाँ जी। हाँ, तो वहां पर बिजनेस कम हुआ है ना, तो आप जाकर देखो कि वो साल में विप्रो का शेयर उस वक्त में गिरा था या बढ़ा था। तो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो कंपनी का शेयर भागता है। तो ये हमको वो कैसे देखेंगे सर? क्या बोले? वो कैसे देखेंगे शेयर उस टाइम पे का क्या रेट था, कैसे देखेंगे? देखो हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। दिख रहा है। तो अयाज भाई का सवाल था कि जिस वक्त कंपनी का रिजल्ट ठीक नहीं आया है और उस वक्त कंपनी का शेयर क्या हुआ था, जिस वक्त कंपनी का शेयर रिजल्ट अच्छा नहीं आया उस वक्त कंपनी का शेयर गिरा था या बढ़ा था। तो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे शीट के अंदर हमको ये देखने मिला था ऑनलाइन कि 2017 में रिजल्ट अच्छा था लेकिन 18 में बराबर नहीं था। तो हम लास्ट 5 ईयर्स का देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट। तो यहाँ पर देखो कंपनी के शेयर्स मार्च में देखना है हमको, मार्च में क्या हुआ था 2018 के। देखो जनवरी में कितना रेट था, 240 रुपया। अयाज भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी में 246 रुपए तक गया था रेट, लेकिन रिजल्ट कब आया था, मार्च में आया था। तो मार्च में देखेंगे हम, देखो 213 रुपए तक आया नीचे, और शायद अप्रैल के अंदर रिजल्ट आया होगा तो देखो और नीचे गया। तो कहां तक नीचे गया था, 195 रुपए तक गया था, 200 रुपए तक गया था। तो देखा आपने रिजल्ट का किस तरह से इफेक्ट होता है शेयर प्राइस के ऊपर। आई थिंक ये समझ में आया, आई होप।